अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मिनी बजट से पहले हुकूमती पार्टी की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में यकजहती की बजाय फासले नज़र आए, नाराज़गी दिखाई दी और वज़रा की आज जो हॉट टॉक हुई ये पूरे मुल्क में सुनी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद सदारत कर रहे थे। ज़राए हमें ये बताते हैं कि जब वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने वज़ीर आज़म से अपने सूबे KPK में गैस के मसाइल पर का जिक्र किया और कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे, तो जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज़ खटक से कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ, मुझे वोट नहीं देना तो मत दो, मगर ब्लैकमेल ना करो, मेरे कोई कारखाने नहीं चल रहे, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे हुकूमत का कोई शौक़ नहीं है। मीडिया पर जब ये सारी सूरत हाल सामने आई, ये ख़बरें चलना शुरू हुई, उसके बाद वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने कहा कि मैंने गैस की फराहमी पर अपना एक मुतालबा प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा। जब सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए तो परवेज़ खटक ने क्या जवाब दिए, ज़रा खुद ही देखिए। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं या अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात। नाज़रीन, पार्लिमानी इजलास में सिर्फ परवेज़ खटक ने ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया, बल्कि PTI रहनुमा नूर आलम खान ने भी प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से सलामती इदारे तो मुतासिर नहीं होंगे, क्या हम सलामती इदारों के अकाउंट की तफसीलात भी IMF को देंगे? क्या मिनी बजट से हमें गैस, पानी, बिजली सब मिलेगी? इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करूँगा। सलामती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी और पहली तरजीह है। फिर कुछ ही देर के बाद परवेज़ खटक इजलास छोड़कर बाहर आ गए तो रिपोर्टर्स के सवालात के जवाब किसी भी इख्तलाफात की बात से इनकार किया। वो वज़ीर आज़म और साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ही, इमरान खान ही उनके लीडर हैं। क्या कहा ये भी देखिए। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। नाज़रीन, अब साफ वाज़े हो रहा है कि हुकूमती जो वज़रा हैं उनके आपसी जो इख्तलाफात हैं ये खुल कर बाहर आने लगे हैं। अगर ये कहा जाए कि ड्राइंग रूम की जो बातें हैं वो घर से बाहर आने लगी हैं तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। आज से पहले अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने वोट ना देने और उन्हें वज़ीर आज़म बनाने की बातें शायद कभी नहीं की। परवेज़ खटक के 2 भांजे गुज़श्ता दिनों नून लीग में शामिल हुए हैं, जबकि उनका एक भाई लियाकत खटक और उनका एक बेटा PTI को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात से पहले भी हमें ये मसाइल देखने में आए। परवेज़ खटक का ग्रुप राहें जुदा कर चुका था, जिसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान जब KPK पहुँचे तो 14 मेंबरान असम्बली वज़ीर आज़म से मुलाकात करने ही नहीं आए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाराज़ लोगों को देखें तो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन, हामिद खान, अकबर एस बाबर और अब अहमद जवाद समेत पंजाब में जहांगीर खान तरीन का ग्रुप हो या फिर अलीम खान का, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक का ग्रुप हो या फिर शहराम तरकई ग्रुप, कराची में फिरदौस शमीम नकवी ग्रुप हो या फिर अली जैदी ग्रुप हो, इनके पार्टी से इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जबकि वफाक में बैठे PTI के अरकान गैर मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। एक तरफ PTI के अंदर के इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात की जंग ज़ोर पकड़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मफादात का एजेंडा लेकर सामने आन खड़े होते हैं। हुकूमत MQM को राज़ी करती है तो काफ लीग नाराज़ हो जाती है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, लगता है कि अपोजिशन चैलेंजेस के साथ साथ अपोजिशन जो ज़ाहिर है टफ टाइम दे रही है हुकूमत को, उसके साथ साथ अब हुकूमत के अंदर की जो एक यूनिटी है ये भी चैलेंज होना शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। आज पार्लिमानी हुकूमत की कमेटी के इजलास में जो कुछ हुआ, इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, कितना डैमेज हो सकता है PTI के लिए ये? देखिए, हुकूमत के लिए एक दिन के लिए भी अपोजिशन कभी चैलेंज नहीं बनी है और ना आज चैलेंज है।
आज भी जिस तरह हुकूमती सफ़ों में कोई यूनिटी नहीं है, कोई हम आहंगी नहीं है, तो उसी तरह अपोजिशन की भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जरदारी साहब अपना उर्दू सीधा करना चाहते हैं अपनी सियासत का। मुस्लिम लीग नून के हाँ, एक तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए का मसला है, दूसरा फिर वो एफ्स एंड बट्स भी उनके ज़्यादा है कि उनकी बनिस्बत जरदारी साहब हर तरह की ताबेदारी के लिए तैयार है। और अभी भी ये जो कुछ हुआ है, जो इमरान खान को वक्त की एक कामयाबी मिली है, तो उसकी वजह ये कि अब इमरान खान जरदारी साहब से भी ज़्यादा ताबेदार हो गए हैं। अच्छा। और वो एक मरतबा फिर उन्होंने कदमों को हाथ लगा दिए हैं। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जहाँ तक MNAs का और इन लोगों का ताल्लुक है, तो वो चूंकि आवाम में जाते हैं और इस वक्त इमरान खान आवाम से बिल्कुल कट गए हैं। और आवाम में महंगाई है, उसमें बेरोजगारी है, वहाँ बदअमनी है और वहाँ गम और गुस्सा है। और उस गम और गुस्से का इजहार अब अमलन बल्दियाती इंतखाबात की नतीजे की शक्ल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो भी गया। तो पार्टी में उसने मसला ये किया है कि जो परवेज खटक जैसे लोग थे कि जिनकी अपनी भी कोई हैसियत थी और जिन्होंने इमरान खान की कुव्वत में एक अपनी कुव्वत के जरिए इजाफा किया था, उनको तो उन्होंने कुंडे लाइन लगा दिया है, उनको ह्यूमिलिएट किया है। और फिर चंद खुशामदियों ने और वो इस बात से भी नाराज थे। कल जो ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया, वज़ीर दिफा को होना चाहिए था, उनको इन्विटेशन ही नहीं गया इस चीज़ का। इस बात पे भी ज़रा गुस्सा था उनको। नहीं, वो तो परवेज खटक को देखें, पहली बात तो ये थी कि जब वो वज़ीर आला थे, फिर दूसरी बात ये थी कि अगर इलेक्शन वाकई इलेक्शन था, जिसको अगर से हम तो नहीं मानते, तो खैबर पख्तूनख्वा की उन्होंने रिवायत तोड़ दी थी और दोबारा न सिर्फ इक़्तिदार में आए बल्कि पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी भी कराई। लेकिन तो फिर उससे ज्यादा वज़ारत आला का मुस्तहिक कौन था? लेकिन इमरान खान ने जब वो वज़ीर आला थे भी उनके मुकाबले में शारिब खान और आतिफ खान को खड़ा किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब मुराद सईद की सिफारिश पे उन्होंने एक दूसरी तरह के उस्मान बुज़दार को खैबर पख्तूनख्वा में लगा दिया और फिर मरकज में भी उनको कुड्डे लाइन की वजारत दे के कुड्डे लाइन लगा दिया है। तो परवेज खटक साहब मुसलसल इस दौरान उनके हाथों ह्यूमिलिएशन जो है वो फेस करते रहे और लेकिन वो चूंकि एक पुराने सियासतदान हैं तो इसलिए वो सब्र से काम ले रहे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी के अंदर सैकड़ों की तादाद में अब ऐसे लोग हैं, आप देख रहे हैं कि जिन लोगों की अगर MNA-शिप की या किसी और की मजबूरी नहीं है तो कभी आपने अहमद जवाद को देखा? जी हाँ, वही मैं बात करने लगी थी। ये अकबर एस बाबर के आप इनका शफात देखें, अहमद जवाद के देखें, ये यकीनन आने वाले वक्त में ये टफ टाइम दे सकते हैं। नहीं, वो खलवतों में जब आप इन वज़रा से बैठते हैं तो उन वज़रा के इंकशाफात जो है वो अहमद जवाद और मोहसिन बेग से भी बड़े बड़े हैं। तो दुनिया हैरान हो जाएगी कि ये क्या कुछ होता रहे। तो अब बाहर तो मीडिया में नहीं कह सकते, लेकिन ये MNAs और पार्टी के लोग तो ये सब कुछ देख रहे हैं। बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर बड़ा चैलेंज नहीं है तो हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे क्यों पड़ गई है? नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इतना मुतहरिक क्यों हो गई है? शहबाज शरीफ का रास्ता क्यों रोकना चाहती है? एक गारंटर को सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई को वापस नहीं ला सकता, आप नहल करवाने चले हैं शहबाज शरीफ को? देखिए, इमरान खान साहब अपने लिए उन लोगों को खतरा नहीं समझते जो इनकलाबी बयानिए के साथ रियासती इदारों को चैलेंज करते रहते हैं। उसको वो अपने लिए गनीमत समझते हैं, क्योंकि उस सूरत में वो फिर रियासती इदारों की ज़रूरत बन जाते हैं या मुख्तलिफ हलकों की ज़रूरत बन जाते हैं। उनके लिए खतरा शहबाज शरीफ जैसे लोग होते हैं कि जो उनका मुतबादिल बन सकते हैं। तो इस दौरान कुछ ऐसा तासुर आया था कि चूंकि शायद नवाज शरीफ साहब उनको आगे करने पे आमादा हो गए हैं, तो इसलिए उनको असल खतरा समझते हैं इमरान खान साहब और उनके पीछे पड़ गए हैं। फिर यही मामला इस वक्त बिलावल साहब और जरदारी साहब का भी है। लेकिन जो मसला मैं आपको आ रहा हूँ कि अपोजिशन की जो नाअहली है कि वो ना मुजाहिमत की सियासत कर सकी और अब ना मुफाहिमत की सियासत में वो किसी मुश्तरका कुलिये पे आ सकते हैं। जरदारी साहब अपनी अलग दुकान सजाना सकते हैं, जरदारी साहब हर तरह की ताबेदारी के लिए तैयार है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरे फरीक का मसला हल नहीं कर सकते। सही। मुस्लिम लीग नून मसला हल कर सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में एक तो वो कंफ्यूजन है कि शहबाज शरीफ साहब को फुली बाइख्तियार करने को वो तैयार नहीं है।
दूसरा उनके एप्स एंड बट्स ज्यादा हैं। तो इसलिए मौलाना और शहबाज शरीफ का एक बार फिर से इकट्ठा होना, बड़े जोर शोर से कहना कि अब इस हुकूमत को गिराना है, हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से बोल रहा है? कहीं से कोई यकीन दहानियां करवाई गई हैं या वाकई इतना दमखम है? वो तो देखे इस मुल्क पे ये अब इस वक्त सूरत हाल बन गई है कि इमरान खान साहब जब अपने लोगों को एतमाद दिलाना चाहते हैं तो वो ये एक पेज कहते हैं ताकि उनके लोग उनसे जुड़े रहें। और अपोजिशन भी इस बुनियाद से ये बात कर रही है कि भाई शायद हमारी कोई बात बन रही है ताकि लोग उनसे जुड़े रहें। सही। और इमरान खान साहब ने कई मरतबा अपनी नाअहली से, अपनी हठधर्मी से, अपनी गलतियों से ये मौका उनको फराहम कर दिया, लेकिन जाहिर है कि जब तक अपोजिशन वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के एक ऐसा फार्मूला नहीं बनाती और अपने आप को एक ऐसे मुतबादिल के तौर पर पेश नहीं करती कि वो दूसरे फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात को भी एड्रेस करें और अगर उनके बारे में कुछ खदशात है उनको भी एड्रेस करें, तो तब तक हुकूमत इसी तरह अपने बोझ तले दबती रहेगी, लेकिन अपोजिशन को जो है उस चीज़ को मटेरियलाइज नहीं कर सकेगी अपने हक में। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजिया अलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तमाम नाराज़गी और सियासी रद्दअमल के बावजूद IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई है। मिनी बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया। आज 350 अरब रुपए के टैक्सेस और सब्सिडीज़ ख़त्म करके IMF को मनाने की कोशिश की गई है। मिनी बजट के इजलास में अपोजिशन ने पूरी कोशिश की कि बजट मंजूर ना हो पाए, लेकिन जाहिर है हुकूमत को अददी बरतरी हासिल है। आज के इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मौजूद थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी समेत सब सीनियर रहनुमाओं ने इस इजलास में शिरकत की। हुकूमत के पास मिनी बजट मंजूर करवाने के लिए 18 अरकान की बरतरी थी। ईवान में हुकूमत के पास 182 अरकान जबकि अपोजिशन के पास 160 अरकान हैं। ताहम आज के इजलास में अपोजिशन के 10 और हुकूमत के 14 अरकान गैर हाजिर भी थे। मिनी बजट बिल पर अपोजिशन की तरमीम को मुस्तरद किया गया। जब गिनती कराई गई तो अपोजिशन की तरमीम के हक में 150 वोट जबकि तरमीम की मुखालिफत में हुकूमत की तरफ से 168 वोट आए। यूं कौमी असम्बली के इजलास में मिनी बजट पर अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मिनी बजट 2021 ईवान में मंजूरी के लिए पेश किया। शौकत तरीन ने कहा कि अपोजिशन का शोर नए टैक्सेस लगाने पर नहीं है बल्कि टैक्सेस की डॉक्यूमेंटेशन करने पर है। क्या कहा शौकत तरीन ने, ज़रा देखिए। 343 बिलियन जो है उसमें से आप 280 बिलियन अगर रिफंड ही हो जाना है और उसके बाद सिर्फ जो 71 बिलियन रह जाता है तो इसका मतलब ये टैक्स का कोई तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो वो डॉक्यूमेंट होगी। क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है और ये मतलब पत्नी गरीब पत्नी किधर हो गया, क्या हो जाएगा। 71 अरब रुपए और उसके बीच में जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वहाँ से रिमूव कर दिए हैं टैक्स। वज़ीर ख़जाना के मिनी बजट पेश करने के बाद नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी गुफ्तगू की और कहा कि ये ना बताएं कि किन चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है बल्कि ये बताएं कि किन किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है और अरबों रुपए टैक्स लगाने का आप जवाब भी हमें बताएं। क्या कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने, ये भी देखिए। मेरे दोस्त शौकत तरीन साहब सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश किया है। गुजारिश ये है कि हाउस को ये बता दें कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इतना बड़ा एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में किसी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में नहीं पेश किया गया। क्या आपके रेवेन्यूज़ में कमी आ गई है या क्या आपके खर्चात बढ़ गए हैं? क्योंकि इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है कि आप 350 अरब से ज़्यादा का एडिशनल बर्डन इस मुल्क के अवाम पे डाल रहे हैं। और मैं अपने भाई से ये कहूँगा कि हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीज़ें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीज़ें महंगी नहीं होंगी।
नाज़रीन, इस बजट में खुश्क दूध, डबल रोटी, लैपटॉप और बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल पर हुकूमत ने टैक्स छूट उसी तरह रखने का फैसला किया है, जबकि लग्जरी गाड़ियों, इंपोर्टेड खाने पीने और कॉस्मेटिक्स पर टैक्स लगाने और छूट को वापस लेने का फैसला भी सामने आया है। जबकि मिनी बजट से हटकर यानी इन टैक्सेस के अलावा 4 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई और पेट्रोल के निर्ख 150 रुपये फ़ी लीटर तक जाने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। हुकूमत और अपोजिशन के कंसर्न अपनी जगह हैं, मगर आम आवाम इस मिनी बजट के ज़रिए कितना बोझ उन पर लादा जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। मिनी बजट के बाद कितनी महंगाई होगी, आवाम के साथ क्या होगा और क्या हुकूमत ने जैसा कहा कि इस बजट को लाने से IMF की खुशनुदी के साथ हालात नॉर्मलिटी की तरफ आएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, अपोजिशन जितना भी वावेला मचा ले, जितना भी आवाम के पास चले जाए, रैलीज निकालने का कह दे, महंगाई मार्च करने का कह दे, हुकूमत ने जो करना है वो करना है। अब मिनी बजट अब जब मंजूर हो गया, पास हो गया, अपोजिशन कर क्या सकती है, सब कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसमें वो हुकूमत कह रही है कि हम लोग ऐसा क्यों तूफान बर्पा किया जा रहा है, टैक्सेस तो नए कोई लगाए नहीं है उन्होंने। वो नया टैक्स उसको कहते हैं इन इस्तिलाह में कि अगर कोई किसी चीज पे टैक्स हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, और उसको उस पे आप टैक्स लगा दें तो वो नया टैक्स। मिसाल के तौर पे सर, अगर पानी के नल पे जो घरों में इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पे कोई टैक्स नहीं है आज, और कल उस पे अगले बजट में उस पे लगा दिया जाए तो कहते हैं जी ये नया टैक्स लगा। लेकिन अगर उस नल पे 200 रुपए फुट पे टैक्स है और उस टैक्स को 300 रुपए कर दें तो उसको नया टैक्स नहीं कहते। तो इसलिए हर वजीर खजाना इस मामले में अक्सर दुरुस्त होता है कि मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, या एक दो चीजों पे ही नया टैक्स लगाया, जिस तरह के कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं अब वो एक नई चीज, नया आइटम आया, तो वो इन्होंने नया टैक्स उसको कहना पड़ेगा। जो पहला बजट इन्होंने पास कराया तो उसमें एक नया टैक्स लगाया। लेकिन अगर टैक्स बढ़ाते जाए उन अशिया पे जिन पे पहले से टैक्स लगा हुआ है तो उसको नया टैक्स नहीं कहते। ये टेक्निकल सी बात है और इसलिए वो सच भी कह रहा है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती ना चौधरी साहब, एक वजीर खजाना अगर पीपल्स पार्टी का भी वजीर खजाना रह चुका हो, आज 10 सालों के बाद अगर वो PTI का वजीर खजाना है, तो जो इकदामात वो आज कर रहे हैं वो गलत कैसे हो गए, और जो पहले दौर में पीपल्स पार्टी के साथ किए वो जायज़ कैसे थे, नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन जमातें जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमातें, ये भी अपने अपने अदवार में IMF जा चुकी हैं, तो इन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या प्रेशर्स होते हैं। इस वक्त अगर $1 अरब की किस्त हमें मिलनी है तो वो कितनी ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिए। बिल्कुल जरूरी है और बिल्कुल देना पड़ता है। सवाल सिर्फ ये होता है कि कीमत उसके लिए क्या दे रहे हैं और क्या IMF कौन सी शराइत लगा रहा है, जिन शराइत को आप पूरा कर रहे हैं और पूरा करने का आप एक वादा कर रहे हैं और कमिटमेंट कर रहे हैं। ये असल बात तो इस पे होती है। और ये तो मेरा ख्याल है कई दिहाइयों से IMF का जो हाथ है वो हमारी गर्दन पे है और हमारी गवर्नमेंट भी। तो ये सिर्फ फिर PTI का तो कसूर नहीं हुआ ना चौधरी साहब? नहीं, उसका कसूर इस लिहाज से हो सकता है कि, और उस पर तनकीद हो सकती है कि किन किन चीज़ों पे आप टैक्स लगा सकते थे, जहाँ लगाना चाहिए था आपको अशियाए ज़रूरत, अशियाए ये तयश जो है, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो मेकअप पे लगाए, इम्पोर्टेड लग्जरी गाड़ियों पे लगाया है, बाहर से जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स हैं उन पे लगाया है टैक्स। हाँ, इम्पोर्टेड आइटम्स पे तो लगना चाहिए। उसमें कुछ अथवा ऐसे इम्पोर्टेड आइटम जो यहाँ आके और आपकी सनत और मसनूआत का हिस्सा बन के
आपको फिर बाहर आप बेच सकते हैं, भेज सकते हैं। कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप बाहर से मंगाते हैं, कंपोनेंट होते हैं और मैन्युफैक्चर्ड गुड, और वो कंपोनेंट्स वो हिस्से होते हैं उन अशिया के जो आप बना के साख करके और बाहर भेज के और उनसे ज़रे मुबादला करवाते हैं। सही। ऐसी इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती है अक्सर, क्योंकि उनको आपने अपनी एंड प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना होता है। ये एक गोरख धंधा सा है आदाद शुमार का, और किसी हद तक सही। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो कानून है, ऑपोजिशन को इस पर भी बड़ी तनकीद है कि आप इसको IMF की गोद में देने जा रहे हैं। स्टेट बैंक का जो इदारा है किसी को जवाबदेह नहीं होगा, वो जो भी इक़दाम करे हुकूमत उससे पूछ नहीं सकती। ये क्या वाकई ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरा हो जाएगा, या ये हुकूमत गलत करने जा रही है? बिल्कुल ही मादर पिदर आज़ादी तो किसी इदारे को होनी नहीं चाहिए, आपको जवाबदेह होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो हुकूमत को, आपको लगता है अगर ये IMF की डिमांड है तो इसको नहीं मानना चाहिए? बाकी सारी तनकीद से ये बहुत गहरी और जायज तनकीद है अपोजिशन की। बाकी को तो आप कईयों को कह सकते हैं कि ये तो रिपीट है, हर साल ही ये कहते हैं। वो कहता है तो वज़ीर खजाना के हमने कोई टैक्स लगाया, नया टैक्स लगाया ही नहीं, और वो गवर्नमेंट कहती है कि हमने नया टैक्स लगाया ही नहीं, और वो अपोजिशन कहती है आपने आवाम को बर्बाद कर दिया वो टैक्सों के बोझ पे। वो फिर कहता है कोई नया टैक्स नहीं, वो कहते हैं जी पुराने टैक्स आपने बढ़ा दिए इतने कि वो गरीबों के जो अशिया गरीबों के लिए ज़रूरी है, मिडिल क्लास के लिए, सफ़ेद पोशों के लिए ज़रूरी है, उनको आपने तबाह कर दिया। ये इस हद तक तो हर साल यही एक डिबेट रहती है। लेकिन ये जो स्टेट बैंक को आपने जरा दी है खुद मुख्तारी, ये जरा क्लियरली अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी नज़ीर हाँ तो नहीं मिलती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास शायद इतनी या इससे ज्यादा खुद मुख्तारी हो, देखना पड़ेगा। पर जो सेंट्रल बैंक उनमें बैंक ऑफ इंग्लैंड को बड़ी खुद मुख्तारी है, पर वहाँ एक ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, रिवायात बहुत ज्यादा है, रिवायात ऐसी है और रिवायात पे चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ रहा के रिवायत को तोड़ना ही कई हुक्मरानों का काम होता है। आप कल दे दें, लंदन से आ जाए एक साहब और आके वो हर चीज को उल्टा सीधा कर देंगे, और ये नहीं देखेंगे कि खर्च कितना हो रहा है, सही पे कितना चाहिए। शाहिद साहब, हमेशा हम नून लीग में दो बयानिए, दो मौक़िफ़, उनमें इख्तलाफात की तो बात करते हैं। आज ज़रा PTI में जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो अब गाहे बगाहे खुलकर सामने आते हैं, स्पेशली KPK से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात सामने आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ, वफाकी वज़रा के साथ। आज जो पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ हुकूमत की, उसमें जो हॉट टॉक हुई वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के बीच में, प्राइम मिनिस्टर के बीच में, हमाद अज़हर के साथ, के बाद यहाँ तक पहुँची कि प्राइम मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर हो गए कि आप, अब मुझे कोई शौक़ नहीं है हुकूमत करने का, आप कहते तो मैं किसी और को हुकूमत दे देता हूँ, मेरे कोई कारखाने नहीं चल रहे हैं। मसला था गैस का, गैस की शॉर्टेज का, गैस की किल्लत का, गैस के मसाइल का, जिस पर सवालात उठाए परवेज़ खटक ने प्राइम मिनिस्टर के सामने, हमाद अज़हर के सामने। जब हमाद अज़हर मुतमईन नहीं कर सके तो परवेज़ खटक ने कह दिया कि इस तरह तो जो है ना वो बात नहीं बनेगी, इस तरह तो हम आपको कैसे अगले टाइम के लिए जो ना वोट दे सकते हैं, हमने वज़ीर आज़म बनाया आपको। जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। ये सारी बातें आज खुलकर मीडिया पर चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं, भले इसकी तरदीद कर रहे हैं परवेज़ खटक साहब। ये इख्तलाफात आपको लगता है ये भी बड़े डैमेजिंग हो सकते हैं PTI के लिए आने वाले इलेक्शंस में? एक तो हो सकता है कि अगर आप सच पे जाए पूरी होने, तो ये भी कोई सेल के बाद तक बात ना पहुंच जाए, वो जिस तरह डॉन लीक्स वाला पर बहरहाल इसमें ये जो चीज बात बिल्कुल दुरुस्त है, और इस मामले पे हुकूमत को बड़ा सोचना पड़ेगा। उसके अंदर टेंशन होने की, उसकी पार्टी के अंदर, इमरान खान के
हुई है या नहीं हुई, मैं वहां तो नहीं था, कोई कह रहा हुई है, कोई कह रहा नहीं हुई, लेकिन बुनियाद बहुत सारी हैं बुनियादें। एक तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, जो ओहदे इम्पोर्टेंट है वो लिए हुए उन लोगों ने जो लास्ट मिनट पे भाग के गाड़ी पे चढ़े हैं, या जो जिस तरह का वो शेख हफीज शेख था जो वजीर खजाना रहा, या आज का वजीर खजाना जो बिल्कुल ही दूसरी संत रहे और अब इनके गाड़ी में बड़े ओहदों पे आ गए और टेक्नोक्रेट की सूरत में। तो ये तो एक जरूर है। मैं तो समझता हूँ, पहले दिन से मैंने कई दफा कहा है कि इमरान खान को अपने लोगों पे ज्यादा इन्हिसार करना चाहिए। अपने लोगों से ये है कि जो उनकी पार्टी में वो उस वक्त उनके साथ रहे जब वो इक़्तिदार में नहीं थे और आज भी उनके साथ थे, अब उनमें से टीम निकालनी चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब अगर ये फैसल जावेद जो है बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा फैसल जावेद, अगर उसको इन्होंने वफाकी वजीर कोई अच्छा ओहदा दिया होता, यकीनन ये, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मैं इंटीरियर मिनिस्टर बनने से पहले कुछ भी नहीं था जानता इंटीरियर मिनिस्ट्री का या वजारत का, सूबाई वजारत की हुई थी पर कुछ नहीं था जानता। वो इसी तरह टीम बनती है। मुराद सईद को कोई बड़ा ओहदा ठीक ठाक देना चाहिए था, आगे प्रोमिनेंट रखना चाहिए था, वो यंग बच्चा आगे बहुत आगे निकल जाता। शिबली फराज जिस पार्टी में हो, जिसके साथ हो, उसको मोतबर नाम, कितने और मोतबर नाम चाहिए, और बहुत से मोतबर नाम बैठे हुए पीटीआई में जिनका मेरा ख्याल नजरियाती लोग तो आज बहुत पीछे चले गए हैं। आप देखें, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन देख लें, अकबर एस बाबर देख रहे हैं, आप जो जवाद साहब उठकर सामने आए हैं, सबके अहमद जवाद, तो बहुत से इनके जो पुराने कारकुन जो वेरी फर्स्ट डे से इन लोगों के साथ हैं, वो तो आज पार्टी के साथ कहीं नजर ही नहीं आते। नहीं, वो उनको कोई जिम्मेदारियां नहीं दे रही पार्टी। जिम्मेदारियां दे, मुस्तकिल जिम्मेदारियां दे, ओहदे दे। आज भी इसको चाहिए कैबिनेट में। अब देखें, अगर फैसल जावेद या मुराद सईद या तो जज्बाती जरा है ये, पर ये मैं सिर्फ इमरान खान की पार्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरा कोई काम नहीं है उसकी पार्टी को मशवरा देने का, पर मैं ये तनकीद के तौर पे बात कर रहा हूँ। या शिबली फराज को ये, अगर आपने फाइनेंस भी दिया होता, वो पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर 5 साल शहीद भुट्टो के साथ कौन थे? डॉक्टर मुबशर हसन। और आज अगर देखें माल रोड पे वो गुलबर्ग बुलेवार्ड में, वहाँ जहाँ 15 मंजिला दुकान वो खड़ी है बिल्डिंग और कमर्शियल हो गया। एक कोठी है जो 1956 की बनी हुई, उसी तरह की बुरे हाल की वो कोठी है छोटी सी, जो कि डॉक्टर मुबशर हसन की है, जो उसमें उन स्काई स्क्रेपर के दरमियान एक मंजिला खड़ी है और उसमें अभी से चूने से उससे पॉलिश होती है या पेंट भी चूने वाली काम होता है। और ये इस तरह के ईमानदार डेडिकेटेड लोग काम कर लेते हैं जो साथ वफादार हो। तो ये बहुत एक फसल जो इस वक्त तक ग्रो करके बहुत बड़ी हो सकती थी। लोग कहते हैं, जिसको भी देखते कि ये साबिक वफाकी वजीर आ रहा है, ये भी साबिक, उसकी इज्जत ही और ज्यादा। सही। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें चॉइस साहब, क्या हुकूमत इस बेस पर शहबाज शरीफ को नाअहल करवा सकती है कि नवाज शरीफ के ये गारंटर थे, इन्होंने गारंटी दी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो कह रहे हैं बल्कि उनको नाअहल करार दिया जाए। तो क्या इस बेस पर कभी हमारी तारीख में इस तरह सजा हुई है गारंटर को? मैं एक चीज आपको बताऊं शाजिया, एक मिनट दीजिएगा। ये मेरे ज़हन में बात नहीं थी आई पहले कि उसको डिस्क्वालीफाई भी, सादिक और अमीन भी लग सकता उस पर कि नहीं, एफिडेविट के जरिए। लेकिन ये मैं कह चुका हूँ और इस पर मैं पाबंद हूँ कि उसको कोई सजा और नहीं दी जा सकती। सादिक अमीन ना होने का इल्जाम शायद उस पर लग सकता हो, अगर उसके साथ कोई बैठा हुआ गवाह जब वो दस्तखत कर रहा था
तो किसी ने कहा करो जी मियाँ साहब दस्तखत करो, कोई इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको आप दस्तखत करने से क्या हर्ज है आपको। फिर वो होगा कि वो सादिक और अमीन नहीं है और इसके लिए फर्दर गवाही की जरूरत होगी। लेकिन अगर कोई गवाह ना हो तो फिर इसकी भी सजा नहीं हो सकती। पर ये एक जगह से वो एम्बैरस हो सकता है, वरना उसने जो लिख के दिया या जज साहब ने उससे लिखवाया है, जज साहबान ने, वो तो बड़ी ही मतलब है किसी को भी कुछ, ये चोर डाकू को जिसको छोड़ना चाहे छोड़ दे, जो जमानत कोई नहीं लिया आपने उससे, एक तो ये नहीं उससे 10 करोड़ की जमानत ली होती तो 10 करोड़ जब्त होता। नंबर 2 वो कहेगा आगे से साफ कहेगा कि जी मैं नहीं ला सकता मियाँ साहब को, मेरा दिल है आए पर मैं जाऊं लंदन तो क्या उसको बक्से में बंद करके और जहाज पे वहां से जबरदस्ती तो नहीं ला सकता, मैं करके तो नहीं ला सकता किसी तरह से। तो उसके पास सीधा साधा जवाब है जो पूरा डिफेंस है, मतलब कि नाअहल नहीं हुकूमत करवा सकती है। हुकूमत का ये खौफ हो सकता है, ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन करवा नहीं सकती हुकूमत। ये अदालत की जिम्मेदारी थी और अदालत को जवाब दे उन जज साहब से होना चाहिए कि वो किस तरह उनके से बनवाए गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो आज ये दावा कर रही है, शौकत तरीन साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमने जो टैक्सेस लगाए हैं गरीब कम से कम मुतासिर होगा। ये जो 341 बिलियन है इनमें से 281 बिलियन तो रिफंड हो जाएंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। खौफ किस चीज़ का है? खौफ तो अपोजिशन को इसका है कि डॉक्यूमेंटेशन जब होगी तो पता चलेगा कौन कितनी कमाई करता है और उस कमाई पर उतना टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्या बात समझ में आती है कि वाकई आज जो मिनी बजट लेके आई है हुकूमत आम आदमी से मुतासिर नहीं होगा? ये दुरुस्त है हुकूमत का दावा? बिल्कुल, काफी हद तक दुरुस्त है और बेसिकली इसका पर्पस है कि अपने टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। हाँ। और उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाया जाए। तो जो लोग पहले सिर्फ सेल्स टैक्स देखें, सेल्स टैक्स का जो टैक्स बेस है और इनकम टैक्स का जो टैक्स बेस है वो एक ही है। तो इसलिए लोग ये डर रहे हैं कि पहले तो जो सेल्स टैक्स हमारे इनपुट्स पे नहीं लगा करता था वो एग्जम्प्ट था, तो अब जो है जब लगेगा तो मैं टैक्स नेट में आ जाऊंगा, तो सिर्फ सेल्स टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा, मुझे इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो इन चीजों से वो खाए। लेकिन जो बेकरी आइटम्स पर भी लगाया है, बेकरी आइटम सिर्फ कोई अमीर शख्स तो नहीं खाता, गरीब आदमी भी खाता है बेकरी आइटम। बहुत सारी चीजें तो निकाल दी है ना आज। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यही बताया कि जिसमें आयोडीन के नमक है और डबल रोटी है, नान है, पापे हैं, ये जो स्टोर से लेते हैं जाके, उन सबको तो निकाल दिया उन्होंने। सही। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि आप टैक्स नेट को तो चले आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखराजात बढ़े हैं, रेवेन्यू में कमी है, आपको अपने जो टारगेट आपका है टैक्स रेवेन्यू का उसको भी आपने अचीव करना है। देखें, जब हमने बजट में टैक्स रेवेन्यू का जो नंबर दिया था और फिर जो अखराजात हमारे बढ़े हैं, अखराजात बढ़ने में भी IMF के प्रोग्राम का पूरा हिस्सा है। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो बजट में इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। 1% जब डिस्काउंट रेट आप बढ़ाते हैं तो तकरीबन 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो हुकूमत ने 343 बिलियन का जो अभी उसमें से हटाया है एग्जम्पशन, ये तो 1.5% डिस्काउंट रेट की मार है। ये गवर्नर स्टेट बैंक ने तो एक उंगली बजाते हुए इसको साफ कर देना है। तो ये IMF का ही किया धरा है कि अखराजात हमारे बढ़ रहे हैं। अच्छा, 6 महीनों की अगर आदादोशुमार देखें डॉक्टर साहब, तकरीबन
25-26 अरब डॉलर का, ये पिछले 6 महीनों की बात करूँ, आपका ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है। करंट अकाउंट खसारा 2017-18 में जो 19 अरब डॉलर था, अब ये 16 से 18 अरब डॉलर अब हो सकता है। तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? अब कर्जों की वापसी अगर हम 3 साल पहले देखें तो ये अब कर्जों में अब हमारा इजाफा हुआ है, ये सालाना 13 से 14 अरब डॉलर देना पड़ता है। इससे पहले ये ज्यादा था। 3 साल पहले तक हमारे कर्जे 30,000 अरब डॉलर थे, आज ये हमारा पहुंच गया 51,000 अरब। तो इतना कर्जा जो हमने पिछले 3 सालों में लिया है, क्या ये सिर्फ कर्जों की मद में हमने वापस किया है? हमारे यहाँ पे लगा कुछ नहीं है कर्जा जो हमने इतने ममालिक से कर्जे लिए हैं? देखें, कहते हैं ना कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये IMF का प्रोग्राम जो है, ये अहले दानिश ने इस तरीके से इसको तश्कील दी है कि इसमें से जो चला गया एक मरतबा, वो फिर तो इसी में फिरता रहेगा, इसी में फंसता रहेगा। सही। आपने कहा कि कर्जे बहुत बड़े हैं। उस कर्जे के बढ़ने में आप अगर मुझसे पूछें कि जी इसमें डिवैल्यूएशन ने कितना रोल प्ले किया है, तो कोई एक तिहाई से ज्यादा जो है वो सिर्फ डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है। सही, जो डॉलर आप पूछें कि जी और किसने कंट्रीब्यूट किया है, आपके इंटरेस्ट पेमेंट ने किया है। तकरीबन आप समझ लें कि 2000 बिलियन तो इंटरेस्ट पेमेंट ने किया हुआ है। सही। तो ये किसकी वजह से हुआ है? IMF के प्रोग्राम की वजह से हुआ है। तो IMF के प्रोग्राम इवन देन हम अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फिर कैसे पूरी करेंगे? देखिए, अब ये जैसे आपने कहा कि इसका खसारा बढ़ रहा है, तिजारती खसारा तकरीबन को 24-25 बिलियन हो गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। ये काम तो हुकूमत को करनी है, और यही चीज मैं आपके प्रोग्राम में भी और बाकी प्रोग्राम में भी यही कहता रहा हूं पिछले 3.5 साल से कि गवर्नमेंट मस्ट परसू aggressive and yet selective import compression policy, aggressive and yet selective। लेकिन अगर कोई हुकूमत ये काम ही ना करे, डॉक्टर आपको ये बता रहा है कि ये चीजें ना खाया करें, इससे आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा, लेकिन आप उसकी परवाह किए बगैर वो चीजें दबा के खाया जा रहे हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर के मरीज तो आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सही। लेकिन IMF का जो दबाव, IMF की जो सख्त शराइत हैं, ये वजीर खजाना साहब ने, शौकत तरीन साहब ने इस चीज़ को एडमिट किया कि इस बार जो IMF का रवैया सख्त है, ये अमरीकी दबाव की वजह से है कि हमें ज़्यादा सख्त शराइत मानना पड़ रही हैं। आप क्या कोई और ऑप्शंस थी? कोई और ऑप्शंस थी अगर हम ये शराइत नहीं मानते? आप ऑप्शंस तो हर लम्हे रहती है, उस वक्त भी थी, आज भी है, आइंदा भी रहेगी। ये जो चीजें हैं ना कि अमेरिका का रवैया बहुत खिलाफ है, वो इसीलिए है क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो होता है वो कोई माशी प्रोग्राम तो नहीं है, ये एक सियासी प्रोग्राम है, ठीक है। बहुत सारी हुकूमतें अगर नहीं भी जाना चाहती हैं तो उनको घसीट के लेके जाया जाता है ताकि आप उनके कंट्रोल में रहें, आपकी मईशत उनके कंट्रोल में रहे। वो इसी तरीके से आपको तंग करते रहेंगे कि आप हमारी बात सुनो, हमारे बताए हुए रास्ते पे चलो। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आमना सदकना करेंगे तो उनकी आंख और कान सब बंद हो जाती है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट अब कैसे पूरा होगा? जो कह रहे हैं 19 अरब डॉलर तक जा सकता है, 2017-18 वाली जो सिचुएशन थी उस पर वापस चले जाएंगे हम। तो अभी भी तो 6 महीने अब आपके पास है ना। हाँ। इस 6 महीने में इकदाम तो करें ना। क्या हाफ हार्टेड? अरे जो मैं कह रहा हूँ आपको सोचें कि जरा इस मुल्क में आपकी जेब में पैसे नहीं है डॉलर, हम 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ रुपए की गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं हमारे यहाँ। उन पे तो आज लग गया टैक्स, अब तो लगता है कि लोग क्या वो मेरे आटे में नमक के बराबर है, वो क्या टैक्स लगा है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम हाफ हार्टेड तरीके से। एक चीज बता दें, शायद आपको क्लियर हो, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन, लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लगा है या सारी इंपोर्टेड गाड़ियों पे लगा है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे इसलिए नहीं लगा रहे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां शायद पाकिस्तान में बननी शुरू हुई हैं, तो इसलिए अभी उनको इजाजत दी है और आपने अभी उन पर टैक्स लगा देंगे तो शायद इसलिए नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से आ रही हैं गाड़ियां, सही बेलगाम होकर आ रही हैं, खुदा के वास्ते कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन तो लगा दो। सही कि भाई एक तो यह है कि 1300 से ऊपर कोई गाड़ी नहीं आएगी इस मुल्क में, बिल्कुल बैन कर दे आप, इससे ऊपर सीसी की गाड़ी नहीं आएगी। जो 1300 सीसी गाड़ी है उसको भी देख लें कि आपके सड़क पे जो है जो आप प्रेशर पड़ रहा है ट्रैफिक का, आप कहें कि जी इतने से ज्यादा गाड़ी नहीं आएंगी, 10,000 गाड़ी आएंगी, अगर आएंगी तो
सही। तो आप डॉलर बचाएं। क्या सिंगापुर में कितना अमीर मुल्क है जिसके कुछ $70,000 पर कैपिटल आमदनी है, हम तो $1,500 वाले मुल्क की बात कर रहे हैं। वो 70,000 है, वहां कोई गाड़ी लेके दिखा देना जरा सा। बिल्कुल सही। आज जाते हैं तो आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं, 5 साल के बाद आपकी बारी आती है गाड़ी लेने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे मौशिया डॉक्टर इशफाक साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मिनी बजट तो पास हो गया, क्या आपको इसके असरात लग रहे हैं? अभी मेरी इशफाक हसन साहब से भी बात हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि नए टैक्सेस की बजाय हुकूमत ने ये कोशिश की है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स का दायरा कार है, इसको बढ़ाया जाए, आम आदमी पर इतने इसके असरात नहीं आएंगे। देखिए, 4 चीजें रिमूव की गई हैं जो अच्छा कदम है। पहले जो बिक्री की अशिया थी उनके ऊपर भी टैक्स लग रहा था, वो आखिरी मोमेंट पे आके हमारे वजीर खजाना साहब ने विड्रॉ कर लिया। लैपटॉप्स विड्रॉ हो गए हैं, दूध जो है निकाल दिया गया है और सोलर पैनल जो है वो निकाल दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कुछ चीजें और ऐसी थी जो निकाल लेनी चाहिए थी, जिसमें अद्वियात हैं। अद्वियात की ऑलरेडी बढ़ गई है, अभी टैक्स लागू हुआ भी नहीं। दालें भी निकाल लेनी चाहिए थी, दालों की कीमत बढ़ जाएगी, अद्वियात की कीमत बढ़ जाएगी, किताबों की कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरह इंटरनेट का टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो 144 टोटल आइटम थे, लेकिन नतीजा जो है वो जाहिर बात है कि महंगाई का एक नया तूफान जो है वो हमारे दरवाजे खटखटा रहा है। लेकिन ज्यादा तो इम्पोर्टेड चीजों पर लगा है ना, आम नॉर्मल जो रोजमर्रा की अशिया है उस पर तो टैक्स नहीं लगा। जैसे इम्पोर्टेड फूड आइटम्स हैं, लग्जरीज गाड़ियां हैं, उन पर टैक्सेस लगे हैं ना, बढ़ाए गए हैं। देखिए, अद्वियात के ऊपर टैक्स है। अब वो आप अगर आम आदमी, जो हुकूमत की डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि आम आदमी के ऊपर टैक्स नहीं है, इसका मतलब है कि आम आदमी जो है वो अद्वियात इस्तेमाल नहीं करता, आम आदमी किताबें नहीं पढ़ता, किताबें नहीं खरीदता। अब इसको ये कैटेगराइज करने की जरूरत है ना कि दवाइयाँ जो यहाँ की हैं, लोकल दवाइयाँ हैं, ये जो बाहर से इम्पोर्टेड दवाइयाँ आती हैं उन पर टैक्स लगेगा। अब इसकी डेफिनेशन जी, जो अद्वियात बेशुमार पाकिस्तान में बन रही है उनका रॉ मटेरियल जो है वो सबका तकरीबन बाहर से आता है, तो उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया है। तो अद्वियात की कीमत चाहे वो लोकल बन रही हैं और चाहे बाहर से आ रही हैं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा दिया। इसी तरह किताबों के ऊपर टैक्स लग गया है। इसी तरह जो है इंटरनेट का टाइम है, अब हम तो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, और अगर इंटरनेट का टाइम ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा तो फिर आप सोचिए कि वो टैक्स तकरीबन हर पाकिस्तानी के ऊपर वो टैक्स लगेगा। बहरहाल 300 अरब रुपए का टैक्स है, सारा का सारा 100% टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स का बाय डेफिनेशन मतलब ये होता है कि गरीब तरीन तबकात जो हैं उनके ऊपर इसका बोझ ज्यादा पड़ेगा। लेकिन हुकूमत कह रही है हमारा फोकस है डॉक्यूमेंटेशन करना, कि पता चले किसकी कितनी सेल है, उस हवाले से जाहिर है वो टैक्स नेट में आएगा, टैक्स देना पड़ेगा। उनका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। जी देखिए, उनका कहना ये है कि इसमें रिफंड सामने आ जाएगा। मैं ये नहीं पा रहा हूँ कि अगर आपने शुरू में टैक्स लगाना है 281 बिलियन का रिफंड आना है। देखिए, वो आप रिफंड को आपको याद होगा कि ये 15 साल पुरानी बहस है। इस वक्त कोई 550 अरब रुपए के रिफंड जो हैं वो टेक्सटाइल वालों के पड़े हैं हमारे एफडीआर के पास, और हुकूमत वापस नहीं दे पा रही। मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि अगर अद्वियात के ऊपर पहले वो टैक्स लगाएंगे, उसके बाद वो टैक्स वापस करेंगे, तो फिर ये टैक्स लिया क्यों जा रहा है अगर बाद में वापस ही होना है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप अद्वियात के रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो जो मैन्युफैक्चरर है वो तो उसकी कीमत बढ़ा देता है, क्योंकि उसको टैक्स रिफंड जो है उसके कहने के मुताबिक 1 साल के बाद मिलना है। वो जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न दायर करेगा हुकूमत के पास तो उसमें फॉर्म फिल करेगा और उसमें उसको वो शायद टैक्स वापस मिल जाएगा। और टैक्स अभी तक, जैसे मैंने कहा, कि बड़ी पुरानी गेम चल रही है और टैक्स वापस नहीं हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी कीमत बढ़ा देगा,
देखिए, ये कहना कि 350 अरब के टैक्सेस हैं और इनका बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं पड़ेगा, वजीर खजाना साहब ने कह दिया कि सिर्फ 2 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अगर 2 अब ये अरब का टोटली बोझ IMF का प्रेशर था, जो एडमिट भी किया हमारे शौकत तरीन साहब ने कि IMF का रवैया सख्त, शराइत सख्त, अमेरिका के दबाव की वजह से हमें मानना पड़ी, या रेवेन्यू में कमी की वजह से ये सब हमें करना पड़ा है कि रेवेन्यू कम हुआ, अखराजात बढ़ गए तो हुकूमत को ये सारे इकदाम उठाने पड़े? दूसरी वाली बात जो आप कह रही हैं कि क्योंकि हुकूमत ने जो अपने एस्टिमेट किए थे ओरिजिनल बजट में, खसारे जो फिगर एस्टिमेट किया था वो बड़ा तेजी से बढ़ रहा था, यानी कि आमदन जो है वो नहीं बढ़ रही, अखराजात बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो उसके नतीजे में ये काम करना पड़ा। लेकिन अगर आप इसकी तारीख देखें तो फरवरी की 17 तारीख को वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक्त हमारे वजीर खजाना साहब जो डॉक्टर हफीज शेख साहब थे, उन्होंने 2 मुआहदे किए थे IMF के साथ। उन्होंने कहा था कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, उसके नतीजे में 610 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि फी यूनिट बिजली के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी मद में 900 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। इन वादों की बिजली तो एक बार फिर से बढ़ गई, पेट्रोल आपने हर महीने पेट्रोलियम लेवी की मद में 4 रुपए आप लोगों ने वो बढ़ाना है। आपने जो कहा था वो तो आप कर रहे हैं, अगर उस एस्टिमेशन के साथ आपने चलना है तो फिर वो काम तो आप लोग कर रहे हैं, ये तो फिर एक्स्ट्रा आप लोग अवाम पर बोझ डाल रहे हैं ना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने हमारे वजारत खजाना ने ये सारे वादे किए थे, उन वादों के नतीजे में $500 मिलियन हमने वसूल कर लिया। सही। और उसके बाद की छुट्टी हो गई है, नए वजीर खजाना साहब आ गए, उन्होंने कहा कि मैं तो IMF की बात नहीं मानता। अब IMF ने ये कहा है कि पहले आप वादे करके हमसे पैसे वसूल कर लेते हैं, अब आप पार्लियामेंट के पास जाइए, उनसे बिल पास करवा के लाइए, फिर हम आपकी बात मानेंगे, फिर हम आपको $1 अरब की है वो देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या इस बिल के तहत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, इसमें भी कोई तब्दीली आएगी? देखिए, जो स्टेट बैंक का बिल है उसके मैं हक में हूं और उसकी वजह कुछ ऐसी है। स्टेट बैंक है जो सेंट्रल बैंक है, दुनिया भर में किसी का भी सेंट्रल बैंक है, उसके पास 3 जिम्मेदारियां होती हैं। वो इंटरेस्ट रेट का यानी कि शरह सूद का तयन करता है, वो मनी सप्लाई करता है कि कितने नोट छापने हैं कितने नहीं छापने, और वो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। अगर हम सियासी मुदाखलत इन तीनों चीजों में बंद कर दें तो तारीख गवाह है कि जितनी दुनिया के ममालिक ने सियासी मुदाखलत जो है उसको बंद किया है स्टेट बैंक की कार्रवाइयों के अंदर, वहां पे महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ गई। तो ये ऑपोजिशन जो इसकी मुखालफत कर रही है वो मैं समझ रहा हूँ कि सियासी बुनियाद पे कर रही है, वो माशी बुनियाद पे नहीं कर रही। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर स्टेट बैंक को ये वाली आजादी और खुदमुख्तारी दे दी जाएगी तो कोई नया वॉइस राय बन जाएगा या कोई नई स्टेट। बहुत शुक्रिया हमारे मौशिया डॉक्टर फारूक साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।